मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज भाषा संस्थान के इस चैनल के माध्यम से मैं अनुवाद पे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने हैं, जिन जिन लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है भारतवर्ष की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ऐसी शायद कोई परीक्षा होगी जहाँ पर अनुवाद का काम नहीं पड़ता होगा। अनुवाद बहुत आवश्यक है और हम लोग डे टू डे लाइफ में हम हर बार कुछ न कुछ अनुवाद कर रहे होते हैं। अब अनुवाद का जो बहुत ही साइकोलॉजिकल, बहुत ही गहन एक सिद्धांत है अनुवाद का, और उसके लिए आपको थोड़े से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो आप धारा पर अनुवाद, एक तो है लेखन वाला कि कोई बात लिखी हुई है उसको आप दूसरी भाषा में अनुदित कर रहे हैं, और एक अनुवाद वो है जिसमें कोई बोल रहा है और आप धारा प्रवाह कुछ उसके तथ्य को, कथन को दूसरी भाषा में अनुदित कर रहे हैं। तो मेरा जो अनुवाद वाला संस्करण है, ये अनुवाद संस्करण संभाषण वाला नहीं है। हालांकि मैं संभाषण के रूप में अनुवादक था, विदेश में रहा 3 साल तक। तो कोई साथी अंग्रेजी बोलता था, उसे हिंदी करना, कोई हिंदी बोल रहा तो उसको अंग्रेजी करना। तो मैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। यूरोप में बहुत देशों पे घूमा मैं। तो वो बोलना अलग ही आनंद है। अब उसके लिए देखिए, भाषा सौष्ठव अच्छा हो, आपको उसमें मनोविज्ञान पता हो, आपको वहाँ की संस्कृति पता हो, आपको वहाँ का कोलोकेशन पता हो, आपका वहाँ का जो है ना पूरा जो लिंग्विस्टिक स्किल्स, और लिंग्विस्टिक स्किल्स के अलावा भी जो कल्चरल बातें होती है वो भी मालूम होनी चाहिए। यदि आपको कल्चर नहीं पता, आपको कोलोकेशन नहीं पता, आपको ग्रामेटिकल हिंदी की विशेषता नहीं पता, आपको हिंदी की या अंग्रेजी की जो प्रोवर्ब्स हैं वो नहीं पता, तो ट्रांसलेशन 100% शुद्ध नहीं हो पाता है। तो मैं ज़्यादा अभी उस पर नहीं जाऊंगा। मैं अभी आपको खाली ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन में जो है हम किन किन नीतियों को अपनाते हैं और कैसे ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कठिन काम मैं ट्रांसलेशन को ही मानता हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन में हिंदी में भी निपुणता होनी चाहिए और अंग्रेजी में निपुणता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन का एग्जाम को पास नहीं कर सकते। आप बिल्कुल पास कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी हम कोई बात कहते हैं तो 100% की बात करते हैं। तो 100% अंक लाने के लिए, यानी परीक्षक से भी बढ़िया अंक लाने के लिए, जितना परीक्षक जानता है उससे बढ़िया अंक लाने की हम बात करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तो हमारी बात जो होती है वो पूर्णता परक होती है। तो अनुवाद में यदि आप बढ़िया अंक लाना चाहते हैं, क्योंकि अब अनुवाद जो है वो गणित की तरह आपको अंक दिलाते हैं, गणित की तरह। और उसके लिए हमें हमें एक बार जो है हिंदी का जो भाषाई ज्ञान है, हिंदी, वो हमें आनी चाहिए। क्योंकि मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश का है ना, हिंदी इंग्लिश का, इंग्लिश हिंदी का, इसकी बात कर रहा हूँ। और इधर जो इंग्लिश है, इंग्लिश का भी आपको ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर अच्छा आना चाहिए, और इधर हिंदी व्याकरण ठीक ठाक आना चाहिए। अनुवाद के हिसाब से, अनुवाद के हिसाब से आपको दोनों चीज आनी चाहिए। दोनों चीज यदि आ जाती है, फिर आपको जानना होता है कि भाई किस शब्द के साथ कौन सा शब्द का सटीक व्यवहार हुआ करता है, उसे हम कहते हैं कोलोकेशन। हर किसी शब्द के साथ हर किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, और यदि आपने कोलोकेशन ठीक नहीं रखा तो फिर वो जो अनुवाद होगा वो अटपटा लगेगा। इसलिए हमें उसको ध्यान रखना है। अच्छा, अंग्रेजों की कुछ परंपराएं हैं। अच्छा, हम जो बात करेंगे वो अमेरिकन इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश कल्चर और चीजें जो है ना, उसको लेके हम चलेंगे। तो जैसे देखिए, हमारे पास कुछ शब्द हैं, भारत सर्वदा संयुक्त राष्ट्र संघ में सकारात्मक रहा है। इस तरह का एक वाक्य है। दूसरा वाक्य, यदि भारत सकारात्मक नहीं रहता तो उसे आज की सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं होती, हमने ऐसा लिखा है। तो इंग्लिश ग्रामर की जब बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीजें आपको सीखने की आवश्यकता है। जैसे टेंस तो आना ही आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, पैसिव आना चाहिए, है ना।
एक सामान्य जानकारी पहले से होनी चाहिए। मैं कंफर्म बता दूं, यदि आप इनको बिना पढ़े आप इंग्लिश में जाएंगे, देखो इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो पूरी अंग्रेजी बढ़िया से सीखने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग हम जैसे लोग करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा अलग है, किसी की हिंदी है, किसी की बंगाली है, किसी की राजस्थानी है, किसी की गुजराती है, किसी की मराठी है। तो ये जो हम हिंदी भाषी लोग हैं या हम इन अंग्रेजी से इतर भाषा भाषी जो लोग हैं, वो पहले अपनी मातृभाषा जानता है, इसके बाद फिर उस भाषा में जाता है जो भाषा हम सीखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी रणनीति अलग होती है, इसलिए आपको वहां का ग्रामर, वहां का सारा परिवेश जानना चाहिए। अब सच तो ये है कि जो इंग्लिश टू इंग्लिश इंग्लिश मीडियम बच्चा रहा है, उसका ट्रांसलेशन जो होगा वो बोलचाल की भाषा वाला होगा, यानी हिंदी, फिर से इंग्लिश हिंदी दो तरह की है, एक है औपचारिक, एक है अनौपचारिक। एक जिसे हम कहते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल। जो औपचारिक भाषा है, जो फॉर्मल है, वो हमें अभिष्ट है। मैं इस पर और चर्चा करूंगा आगे चल के। तो बहुत सारी बात आती है और लोग सोचते हैं कि ट्रांसलेशन कोई 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की बात होगी, सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको ये हम केवल और हम YouTube से या फिर ऑनलाइन सिस्टम से वो पूरी बात जो होती है ना, वो नहीं हो पाती है जो हमें चाहिए। अब जैसे बताऊं, अच्छा ट्रांसलेशन करने के लिए टेंस चाहिए, पैसिव चाहिए, है ना, और फिर नरेशन आपको आना चाहिए, नरेशन आना चाहिए। प्रीपोजिशन का प्रयोग इतना टेढ़ा होता है इंग्लिश में, पूछिए मत। प्रपोजिशन जो है, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और ये सब जान लेने के बाद फिर इधर जो है हिंदी व्याकरण में क्या चाहिए आपको। हिंदी व्याकरण में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको संधि चाहिए और समास चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। हिंदी व्याकरण में आपको क्या चाहिए, हिंदी व्याकरण में शब्द शुद्धि चाहिए, है ना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समुचित शब्द, औपचारिक समुचित शब्द, पारिभाषिक शब्द। तो आप इंग्लिश ग्रामर में सामान्य ग्रामर यदि आपको आता है और हिंदी व्याकरण में यदि आपको शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, कुछ मुहावरे, समुचित शब्द, पारिभाषिक शब्द यदि आते हैं, तो फिर आप इनको सीखने के बाद फिर आप ट्रांसलेशन में आ सकते हैं। अब जैसे देखिए, भारत सर्वदा संयुक्त राष्ट्र संघ में सकारात्मक रहा है, इंडिया रहा है ना। इसको यदि ऐसा करते हैं हम, इसका बनाइए, क्या बनेगा, इंडिया रहा है की वजह से क्या बनेगा, इंडिया हैज बीन पॉजिटिव, इंडिया हैज बीन ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड्स द यूएनओ, ऐसा बनेगा इसका। इंडिया, हम क्या लेंगे इसमें, इंडिया ये देखिए मैं इसे बनाऊंगा, इंडिया हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव टुवर्ड्स द यूएनओ। अब देखिए, इसमें कायदे से विचार किया जाए तो भारत यहाँ पे कर्ता है, तो भारत अंग्रेजी में भी कर्ता के रूप में आ रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे, सर्वदा के लिए हमने ऑलवेज लिया है, लेकिन यहाँ पे हैज क्यों आ रहा है, हैव क्यों नहीं आया। तो ये हमें टेंस में पता चलेगा कि इंडिया के साथ हैज आएगा या हैव आएगा। और फिर इसके बाद ये बीन कहां से आ गया था ना, हैज के बारे में कौन बताएगा हमें, हैज के बारे में हमें टेंस बताएगा। और बीन के बारे में कौन बताएगा, बीन के बारे में हमें टेंस बताएगा कि क्यों आया। और सकारात्मक के लिए हमने क्या लिखा है, हमने सकारात्मक के लिए लिखा है हमेशा पॉजिटिव वर्ड लिखा है। तो ये आपका शब्दकोश हो गया,
शब्दकोश हो गया, और फिर इसके बाद टुवार्ड्स शब्द लिखा। टुवार्ड्स क्यों लिखा भाई हमने? तो टुवार्ड्स जो है वो प्रपोजिशन की बात बता रहा है कि प्रपोजिशन कहाँ कहाँ कैसा लगता है। तो यहाँ पे हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में, इंडिया सर्वदा संयुक्त राष्ट्र संघ में सकारात्मक रहा है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन टुवार्ड्स, या इन भी ले सकते हो, में है तो इन भी ले सकते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव इन दी यूएनओ, ऐसा भी ले सकते हैं, है ना। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे भाव लेना होगा कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में और संयुक्त राष्ट्र के प्रति, यहाँ पे के प्रति का भाव है टुवार्ड्स से, में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से टेंस हमें ये बताता है, देखिए रहा है क्योंकि पहले भी था और अभी तक रह रहा है, ऐसा सेंस होने के कारण हमने यहाँ पे क्या लिया, हैज ऑलवेज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट लिया, हैज ऑलवेज बीन। तो बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बीन जो है यहाँ पे मुख्य कर्ता क्रिया के रूप में आ रखा है, मेन वर्ब के रूप में ये बीन आया हुआ है। इसलिए अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यार बीन तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years, ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर। तो यहाँ पे लिविंग में आईएनजी लगा हुआ है, ये जो लिविंग है मेन वर्ब है, यहाँ बीन मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब कौन है? लिविंग है। और यहाँ पे जो बीन है ये आपका मेन वर्ब है। तो इस तरह से जब तक हम टेंस को स्पष्ट नहीं करेंगे, बढ़िया से टेंस नहीं सीखेंगे, तब तक हम गड़बड़ करते रहेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुतों को देखा है जो हिंदी भाषी लोग हैं, मैं जयपुर में 10 साल से रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years, जैसा लिख देते हैं। आई एम लिविंग जयपुर फॉर 10 years नहीं होगा, तो क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग जयपुर फॉर 10 years होगा। इसमें क्या अपेक्षित है? टेंस की बात यहाँ अपेक्षित थी और प्रीपोजिशन की बात यहाँ अपेक्षित थी, तब जाके वाक्य बनने वाला था। वो हर बार जो हमें ध्यान रखना होगा, टेंस तो ये समझ लो कि उसका बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है। इसके साथ साथ आप देखोगे अपना जो मॉडल है ना, मॉडल जबरदस्त जो है काम में हमारे ट्रांसलेशन में आया करता है। और मॉडल में आपको ताज्जुब होगा, मॉडल इतना विलक्षण चीज है भाई, आपको नहीं पता। हमारे पास पेन है, आपके पास पेन है, उस पेन से क्या करते हैं आप? लेखन का कार्य करते हैं। पर कोई ये बता दे कि यार पेन से लिखने के अलावा 8 काम और कर सकते हैं जो आप कर ही नहीं रहे थे, तो वो आश्चर्यजनक बात हो जाती है। ऐसे ही जैसे बुड नाम का एक मॉडल है, मैं अब टेंस से उतर आया मॉडल पे। बुड नाम का एक मॉडल है, वो 8 जगह पे 9 जगह पे ये अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। ये मॉडल सीखना होगा, नहीं तो आप लठ दे मारेंगे किसी माननीय व्यक्ति के प्रति। आपको कोई बात कहनी हो, यदि आपने मॉडल का सही प्रयोग नहीं किया, गलत भाषा का प्रयोग किया, तो सामने वाला समझ जाएगा ये कि महाबेवकूफ है, ये तो लठ मार रहा है, इसके क्या काम करें हम। भाषा के, क्योंकि हिंदी का संस्कार अंग्रेजी का संस्कार अलग है। आप जज के सामने समक्ष खड़े होकर ऐसा कहेंगे, सर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। सर, अब हिंदी में तो बोलेंगे, श्रीमान हम आपको एक तथ्य सूचित करना चाहते हैं, एक निवेदन, हिंदी में बोलते निवेदन करना चाहते हैं। और यदि आप ऐसे बोलो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तो वो जज कहेगा तू क्या बताना चाहता है, तू बोलना तो सीख पहले, क्या बताएगा तू बात। तो हिंदी में आप कहते हैं सर एक निवेदन है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि जब आप कोई बात कहना चाहते हो ना, तो सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हो, तो वो विनम्रता दिखाई देती है। और यदि सामने वाले को बाध्यता पूर्वक करने के लिए कहते हो, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो सामने वाले से विनम्रता से कहने के लिए आपको मॉडल का प्रयोग करना। आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू सर, आई वुड लाइक टू। जैसे आप बोलोगे आई वुड लाइक टू, जज समझ जाएगा या माननीय व्यक्ति समझ जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी जानता है। आई वांट टू से नहीं, आई वुड लाइक टू से। इस तरह से मॉडल के एक वुड का 8 प्रयोग है, उसको बिना जाने हम ट्रांसलेशन में नहीं जा सकते। पैसिव आप देखोगे, पैसिव की अब में हम आते हैं, मॉडल की बात कर दी हमने आपसे, अब हम आते हैं पैसिव पे। पैसिव में क्या होता है? पैसिव जो है
कई वाक्य ऐसे होते हैं, कई कथन ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में जो हमेशा पैसिव में ही लिखे जाते हैं, और कुछ कथन ऐसे हैं जो एक्टिव में ही लिखे जाते हैं। और अंग्रेजी में भी यही बात है, अंग्रेजी में कुछ कथन ऐसे हमेशा पैसिव में लिखे जाते हैं और कुछ कथन ऐसे हैं एक्टिव में लिखे जाते हैं। यदि आपको वो स्थिति पता नहीं है तो आप हास्यास्पद अनुवाद बनाने जा रहे हैं। हम पैसिव में बोलते हैं मेरी अंगुली कट गई। यदि मेरी अंगुली कट गई है तो मैं क्या बोलूंगा, यार कल मेरी अंगुली कट गई, ऐसा बोलेंगे। और यदि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई कट माई फिंगर यस्टरडे, आई कट माई फिंगर, ओह आई एम सो puzzled, you know, I cut my finger yesterday. I was just chopping my vegetables and carelessly I cut my finger. तो अंग्रेज जो हैं अंगुली कटने को एक्टिव वॉइस में बोलेंगे, और जो हम हैं हिंदी भाषी जो लोग हैं वो इसी अंगुली कटने को पैसिव वॉइस में बोलेंगे। अब ये यदि संस्कार नहीं पता है तो आप गड़बड़ करने वाले हो। तो एक्टिव पैसिव का क्या सिद्धांत है, सामान्य लर्न करना अलग बात है, लर्न करने के बाद उनकी भाषा में उनकी शैली में इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो ये पैसिव इसलिए आवश्यक है। पैसिव का नियम 4 है वैसे तो, लेकिन ये पैसिव जैसे इस बार पैसिव में इस बार एक आया था कि वो जो एपीओ में कोई क्वेश्चन आया था तो उसमें पैसिव जो था वो थोड़ा अटपटा था, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए उसमें। तो उसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य बनाया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यानी पैसिव के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल डाल दिया, वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदल दिया और वो वाक्य पता नहीं चला क्या है नहीं है। इस तरह से आप पैसिव बिना जाने नहीं कर सकते। नरेशन बहुत आवश्यक है, नरेशन, क्योंकि नरेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वाक्य होता है जो जिसे हम नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच वाला वाक्य यदि पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड वाले में बहुत सारा बदलाव होता है, उसका एक पूरी श्रृंखला है, उसको हमें जानने की आवश्यकता है। और ऐसे ही आपको एक एनालिसिस होता है, टॉपिक एनालिसिस, एक सिंटेक्स होता है, एक सब्जेक्ट कैसा हो तो कैसी क्रिया लिखी जाएगी, ये सारी बातें। इसलिए मैंने कहा सामान्य इंग्लिश का ग्रामर जाने बिना और सामान्य हिंदी व्याकरण जाने बिना हम इन सब ट्रांसलेशन के कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे ये किया, इसमें पता नहीं आप क्या बनाते हैं, हमने ऐसे बना, टू वर्ड्स पे हो सकता है इन दी यू। अब कहोगे दी कैसे लगा दिया साहब, तो दी लगाने के लिए फिर से हमें ग्रामर में आना होगा, क्योंकि जब कभी आप इंटरनेशनल या किसी ऐसे देश का नाम लेते हैं, अब दी कहाँ कहाँ लगता है उसका विधान हमें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। आप ग्रामर सीखो, हिंदी वाला इंग्लिश वाला, सीखने के बाद फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी तो आपको एक दिन बढ़िया शानदार इंग्लिश आ जाएगी, शानदार हिंदी आ जाएगी। ये चीज है। आगे लेते हैं हम। यदि भारत सकारात्मक नहीं रहता तो उसे आज की सामान्य स्थिति प्राप्त नहीं होती। अब ये दूसरा वाक्य है, इसमें देखा जाए ना तो कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल जो है एक होता है, कंडीशनल 2 होता है, कंडीशनल 3 होता है, कंडीशनल नहीं, वो जो पुस्तक है अंग्रेजों ने जो बात लिखी है ना वो मुझे याद आ रही है, वो मैं लिख दूं यहाँ पे। ये देखो, कंडीशनल जो है एक जीरो कंडीशनल होता है, एक फर्स्ट कंडीशनल होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है ना। इसमें से आप बता सकते हो कौन सा कंडीशनल लिया है मैंने? कंडीशनल 3 प्रकार का है, 3 क्या 4 प्रकार का है। एक वो कंडीशनल जिसमें यदि लगा हुआ होता है, और कई बार यदि के बिना भी लिख लेते हैं। तो यदि वर्षा होती है तो किसान प्रसन्न होते हैं, ये वाला है। यदि वर्षा होगी तो किसान प्रसन्न होंगे, ये कंडीशनल 1 है। यदि वर्षा होगी तो किसान प्रसन्न होंगे, ये 1 नंबर का कंडीशनल है। अभी तो वर्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी जो मौसम है, अभी सरसों खिले हुए हैं, अभी वर्षा से नुकसान है। जो पिछली वर्षा हुई थी उसमें किसानों को फायदा हुआ। दूसरा कंडीशनल है यदि वर्षा हो तो किसान प्रसन्न हो, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है यदि वर्षा होती तो किसान प्रसन्न होते। अब देखा जाए ना, मैं सच बताऊं आपको, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं ना,
ये सत्यानाश कर देते हैं अपनी भाषा का। उनको तीनों चारों कंडीशन का स्पष्ट पता नहीं होता है, वो मनमाना चाहे जिसको जोड़ के बोल देते हैं। जैसे हिंदी को गलत बोलते हैं लोग, क्योंकि भाषा है ही अशुद्ध बोलने के लिए, क्योंकि भाषा में कितना भी प्रयास कर लो कुछ ना कुछ अशुद्धि रह ही जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें पूरा कंडीशन सीखना होगा। इफ इट रेन्स द फार्मर्स बिकम हैप्पी, ये हमने पहला कंडीशन बनाया। दूसरा, यदि वर्षा होगी तो किसान प्रसन्न होंगे। देखो गागेगी दोनों में आ रहा है, उसको हमने फर्स्ट कंडीशन कहा है। अच्छा, इसमें जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं आता है। एक में आएगा इफ इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल लिया मैंने, और अगले वाले में लेंगे फ्यूचर सिंपल, द फार्मर्स विल बी हैप्पी। इफ इट रेन्स द फार्मर विल बी हैप्पी। हमने द फार्मर्स करके सारे किसान को ले लिया। तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, वर्तमान काल वाला प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं उसको, सेकंड वाले को प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं। जैसे देखिए, यदि वर्षा हो तो किसान प्रसन्न हो। इफ इट रैंड, अब आप कहोगे यार यदि वर्षा हो तो रैंड क्यों बोल रहे हो? भाई हम क्या करें, ऐसा ही प्रोविजन है, ऐसे ही अंग्रेजों की शैली है। तो इफ इट रैंड, और फिर अगले वाले वाक्य में कोई टेंस नहीं है, उसमें अलग ढंग का प्रयोग होगा। द फार्मर्स वुड बिकम हैप्पी, या फार्मर्स वुड बी हैप्पी, उसका फॉर्मूला है वुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। तो इफ इट रैंड, मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट कंडीशनल का। इफ इट रैंड द फार्मर्स वुड बी हैप्पी। और थर्ड वाला जो मैंने इसमें लिखा है, ये थर्ड वाला है, यदि वर्षा होती तो किसान प्रसन्न होते। यदि वर्षा होती तो किसान प्रसन्न। इफ पहले वाले में हम लिखेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद वाले में लिखेंगे कोई टेंस नहीं, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इफ इट हैड रैंड द फार्मर्स वुड हैव बीन हैप्पी, ऐसा बनेगा ये। जिस तरह से आप देखेंगे, हमने इसको नहीं लिया, हमने इसको नहीं लिया, हमने इसको नहीं लिया, हमने इसको लिया, इसको लेके वाक्य लिया, तो इसका क्या बनेगा देखिए। यदि भारत सकारात्मक नहीं रहता, इफ इंडिया, अब आप भारत भी ले सकते हैं, आजकल नाम भारत, ऑफिशियली नाम भारत हो गया है, तो हम भारत भी ले सकते। इफ इंडिया, भारत हैड नॉट बीन पॉजिटिव, ये देखो मैंने फटाफट क्यों बना दिया, क्योंकि हमें टेंस पता था, हमें पता था इसमें पास्ट परफेक्ट लिखना है। तो यहां बीन जो है ना, बीन आपका मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है बीन। तो इफ इंडिया, भारत हैड नॉट बीन पॉजिटिव, तो उसे आज की सम्माननीय स्थिति प्राप्त नहीं। इट, अब भारत के लिए इट का प्रयोग करें। भारत एक आइडिया है, एक अमूर्त चीज है, या फिर ये भौतिक पदार्थ है ना, कोई एक ऐसा व्यक्ति तो है नहीं भारत, इसलिए इट का प्रयोग करेंगे, है निर्जीव के रूप में करेंगे। यदि पॉजिटिव, इट अब छोटा लेंगे, इट वुड हैव नॉट, स्थिति प्राप्त नहीं होती। इट वुड हैव नॉट गेन्ड such a prestigious position। ये बन गया, if India had not been positive, it would have not gained such a prestigious position। यूं करके हमने इसको बनाया। तो यहां जो बनाया हमने, इसके बनाने में देखा, जब हम कंडीशनल ले रहे थे, वहां भी टेंस आ रहा था, वहां वुड आ रहा था, वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म व्यवस्था आ रही थी।
तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेंस की बात हमें याद होनी चाहिए। बाकी बात आप याद कर सकते हो, क्योंकि टेंस पता हो, मॉडल पता हो, पैसिव पता हो, नरेशन पता हो, तो इसमें आपको 2-4 दिन 5 दिन बढ़िया से पहले पढ़ा हो तब भी ट्रांसलेशन के हिसाब से फिर से आपको देखना होगा। फिर इसके बाद आपको हिंदी व्याकरण के इन वाक्यों को सीखना होगा, तब आप पाएंगे कि आप बहुत बढ़िया से ट्रांसलेशन करने की स्थिति में आ गए हैं। और है कुछ नहीं, दुनिया गोल है, मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं है। चाहे अरबों खरबों प्रकार के मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस हो, संख्या अरबों खरबों में जाए, लेकिन संख्या तो 9 ही है प्यारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक जीरो, यही तो संख्या है। ऐसे ही चाहे कितना भी विस्तार करो भाषा का, शब्द वही 5-6 हजार बहुत है। सॉरी, आपके लिए तो 5-6 हजार नहीं, बल्कि 700-800 1000 1200 शब्द काफी है। जो आप पहले से जानते हो उसको खाली व्यवस्थित करना है। देखो आपके पास सब कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आपको विधिवत इन चीजों को लेके चलना है और हम जैसों की सहायता लेनी है। आपका स्वागत है भाषा संस्थान में। आपको इन सारी बातों पे, ये बहुत इजी है, लेकिन ये बता देना अलग बात है और इस पे काम करना अलग बात है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। हमारी निगरानी में हम निगरानी करेंगे। हमने बड़ा संजाल बना रखा है भाषा का, चीजों का, हिंदी है, इंग्लिश है, सब चीजों का है हमारे पास व्यवस्था है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके ट्रांसलेशन। आप ये मुगालते मत रहना कि ट्रांसलेशन कर लोगे, नहीं कर पाओगे। आपको 5 वाक्य नहीं कर हो पाएगा यदि नियम नहीं सीखा है तो, क्योंकि आप जो बोलचाल की भाषा है उससे ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए, आज के सत्र के लिए आपको बहुत साधुवाद। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।